दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरार होने वाले उन सरबकफ मुजाहिदों की लहू रंग दास्तान, जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए दुश्मन की सरजमीन खुसूसन दिल्ली में भारतीय खुफिया एजेंसी राह को कदम कदम पर शिकस्त फाश देते हुए दुश्मन पर कारी ज़रबें लगाई। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इस दुनिया में अभी अच्छे लोग मौजूद हैं, दिलशेर ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर गुलाबदीन को वापसी में 2-3 दिन लग जाएं तो आप परेशान ना हो। दिलशेर मकान से बाहर आ गया। अपनी गाड़ी में वापस जाते हुए वो गुलाबदीन के बारे में सोच रहा था। उसने अब तक जो कुछ कहा था उसकी तस्दीक हो गई थी। ये उस तीसरे दिन की बात है। शाम के 5 बज रहे थे। गली में बच्चे खेल रहे थे। एक मकान के थड़े पर 4-5 बूढ़े बैठे हुए थे। उनमें चौसर की बाजी चल रही थी। कुछ नौजवान लड़के उनके पास खड़े दिलचस्पी से उनका खेल देख रहे थे। गली के मोड़ पर एक रिक्शा रुका और एक खूबसूरत लड़की नीचे उतरी। उसने रिक्शे वाले को पैसे दिए और फर के हैंड बैग संभाले गली में दाखिल हुई। लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 साल रही होगी। वो बेहद हसीन थी। उसने नीली साड़ी पहन रखी थी। लंबे कद और गोरी चिट्टी रंगत पर यह नीली साड़ी खूब जच रही थी। लड़की के पैरों में हाई हील के सैंडल थे। जब वो थड़े के करीब से गुजरी तो चौसर की बाजी देखने वाले नौजवान मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देखने लगे। वो लड़की एक लम्हे को उस दुकान के सामने रुकी जो मकान की बैठक में बनी हुई थी। दुकान पर उस वक्त 2 औरतें और 3-4 बच्चे खड़े थे। वो लड़की फिर आगे बढ़ गई और तीसरे मकान की डेवड़ी में दाखिल हो गई। ये गुलाबदीन वाला मकान था। गुलाबदीन की बूढ़ी माँ उस वक्त दरवाजे के करीब ही पीढ़ी पर बैठी एक थाल में चावल चुन रही थी। उस जवान और खूबसूरत लड़की को अंदर आते देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। ये गुलाबदीन का मकान है ना? लड़की ने बुढ़िया को सलाम करने के बाद पूछा। हाँ बेटी, तुम कौन हो? आओ बैठो। बुढ़िया ने पीढ़ी से उठते हुए कहा। मैं फैक्ट्री मालिक की सेक्रेटरी हूँ। आज अमृतसर से गुलाबदीन का फोन आया था। मैं उसका पैगाम देने आई हूँ। उसे आपकी बहुत फिक्र है। लड़की ने करीब ही चारपाई पर बैठते हुए कहा। उसे मेरी फिक्र नहीं होगी तो और किसे होगी? बहुत ख्याल रखता है मेरा। क्या पैगाम दिया है उसने? कब वापस आएगा? बुढ़िया ने कहा। शायद परसों आ जाए। कह रहा था अम्मा को बता देना। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पैगाम आप तक पहुंचा दूं। लड़की ने जवाब दिया। बहुत अच्छा किया बेटी। तुम फैक्ट्री में क्या काम करती हो? मैं मालिक की सेक्रेटरी हूँ। गुलाबदीन का टेलीफोन मैंने ही सुना था। लड़की ने कहा। लाइए मैं चावल चुन दूं। उसने बुढ़िया के हाथ से थाल ले लिया। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया बेटी? बुढ़िया ने पूछा। मेरा नाम हिना है माँ जी, लड़की ने बताया। हिना बुढ़िया के घर काम करती रही। तकरीबन 7 बजे के करीब एक नौजवान अंदर आया। उसकी उम्र 25 के लगभग रही होगी। काली पैंट और सफेद शर्ट पर उसने वी गले वाली जर्सी पहन रखी थी। वो खासा खूबरू और स्मार्ट था। बुढ़िया को जिस तरह बेतकल्फी से उसने माँ जी कहकर मुखातिब किया था, उसे अंदाजा होता था कि वो या तो बुढ़िया का करीबी रिश्तेदार है या कोई बेतकल्फ पड़ोसी। वो प्रकाश था, गुलाबदीन का दोस्त। वो बात तो बुढ़िया से कर रहा था लेकिन उसकी नजरें बार बार हिना की तरफ उठ रही थी। बुढ़िया ने जब बताया कि हिना उसी फैक्ट्री में काम करती है जहां गुलाबू को नौकरी मिली है, तो वो हिना से बातें करने लगा। मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद ही उनमें अच्छी खासी बेतकल्फी हो चुकी थी। प्रकाश से बातें करते हुए हिना बार बार उसकी तरफ झुक जाती। ऐसा करते हुए साड़ी उसके सीने पर से ढलक जाती और प्रकाश की नजरें बहकने लगती। हिना बेटी, खाना तैयार हो गया है, कहो तो निकाल लाऊं? बुढ़िया ने बावर्ची खाने से बाहर आते हुए कहा। नहीं माँ जी, खाना तो मैं घर जाकर ही खाऊंगी और अब मैं चलूंगी। मेरी माँ जी भी इंतजार कर रही होंगी। हिना ने जवाब दिया। अगर मैं तुम्हें खाने की दावत दूं तो इसी तरह टाल दोगी? प्रकाश ने उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। आजमा कर देख लो। हिना मुस्कुराई। तो फिर चलें, प्रकाश बोला। मैं तैयार हूँ। हिना की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम बड़ी सड़क के मोड़ पर पहुंचकर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मेरे साथ चलते हुए डरते हो? ये बात नहीं, प्रकाश बोला। गली मोहल्ले का मामला है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के लोगों को मेरे बारे में बातें बनाने का मौका मिले। तुम चलो, मैं भी आ रहा हूँ। हिना बुढ़िया से रुखसत होकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जब वो मकान से बाहर निकली तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। बच्चे गली से गायब हो चुके थे। अलबत्ता थड़े पर बूढ़ों की चौसर की बाजी अब भी चल रही थी। वो स्ट्रीट लैंप की मदम रोशनी में ही अपनी बारी जारी रखे हुए थे। हिना गली से निकलकर आर्या समाज रोड के मोड़ पर पहुंचकर रुक गई। सड़क पर गुजरने वाले इस तरह उसकी तरफ देख रहे थे जैसे नजरों ही नजरों में उसे खा जाएंगे। एक कार वाले ने उसे लिफ्ट की पेशकश भी की थी। तकरीबन 10 मिनट बाद प्रकाश पहुंच गया। वो हिना के साथ कुछ दूर तक पैदल चलता रहा, फिर एक टैक्सी रोक ली। कहाँ चलें?
उसने टैक्सी में बैठते हुए हिना से पूछा, किनाट प्लेस। हिना ने जवाब दिया। प्रकाश ने टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को किनाट प्लेस चलने को कहा। टैक्सी किनाट प्लेस पर डलहौजी हाउस के सामने रुकी। वो दोनों नीचे उतरे। जब वो डलहौजी हाउस के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे तो हिना ने प्रकाश का हाथ थाम रखा था और फिर क्रिस्टल रूम में दाखिल होने के बाद तो वो प्रकाश के साथ चिपकी जा रही थी। उसके लम्स से प्रकाश के दिलो दिमाग में सनसनी की लहरें सी कूद रही थी। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था कि कोई औरत उसके इतने करीब आई थी। उनकी मुलाकात को अभी 2-3 घंटे भी नहीं हुए थे और उनके दरमियान फासले बड़ी तेजी से घट रहे थे। डलहौजी हाउस के क्रिस्टल रूम में नीम उरिया लिबास वाली एक खूबसूरत वेट्रेस ने दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ उन्हें खुश आमदीद कहा। हिना मुतजस्सिस नजरों से चारों तरफ देख रही थी। ये वो वक्त था जब डलहौजी हाउस जैसी जगहों पर तिल रखने की जगह नहीं होती थी। क्रिस्टल हाउस की किसी मेज पर कोई सीट खाली नहीं थी। बड़ी मायूसी हुई है यहाँ आकर। प्रकाश के लहजे में वाकई मायूसी थी। यहाँ तो बैठने तक कोई जगह नहीं है। हॉलीडे न चलें, चंद कदम के फासले पर तो है। मेरा ख्याल है ये खूबसूरत वेट्रेस हमें मायूस नहीं करेगी। हिना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसके सीने में भी दिल है, ये भी किसी को चाहती होगी। उसे मालूम होगा कि किसी ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए। क्यों नहीं लेडी? वेट्रेस भी मुस्कुरा दी। एक एग्जेक्टिव रूम खाली है अगर आप पसंद करें तो। ओह क्यों नहीं? हिना ने उसकी बात काटते हुए प्रकाश की तरफ देखा और प्रकाश ने भी इस बात में सर हिला दिया। प्रकाश को दरअसल किसी ऐसी ही जगह की तलाश थी जहां वो हिना के साथ तन्हाई में बैठ सके और कोई मुदाखलत करने वाला ना हो। वो हर कीमत पर हिना के हुस्न शबाब से लुत्फ अंदोज होना चाहता था। वो समझ रहा था हिना जैसी खूबसूरत लड़की इत्तेफाक से उसे मिल गई थी और बड़ी आसानी से उसकी चिकनी चपड़ी बातों में आ गई थी। वेट्रेस उन्हें बार काउंटर के साथ वाले राहदारी नुमा रास्ते में ले गई। उस राहदारी में चलते हुए बिल आखिर वो सीढ़ियां उतरकर एक कुशादा कमरे में पहुंच गए। दबीज कालीन और खूबसूरत आरामदेह सोफे बिछे हुए थे। दरमियान में शीशे की टॉप वाली एक काफी टेबल थी जिस पर गुलदान रखा हुआ था। सोफे के बिल्कुल सामने वाली तस्वीर नीम उरिया लिबास में एक ऐसी लड़की की थी जो पूरी तरह मुंह खोले हंस रही थी। उसके सामने चंद कदम के फासले पर एक गधा खड़ा था। उस लड़की और गधे के सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा था। दीवारों पर लगी हुई ये तस्वीरें देखकर प्रकाश दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। हिना के साथ वो इसी किस्म का माहौल चाहता था। आप ऑर्डर नोट करा दीजिए सर। वेट्रेस ने शीशे की टॉप वाली काफी टेबल पर गुलदान के करीब प्लास्टिक कवर वाले मेन्यू की तरफ इशारा किया। मेन्यू क्या करना है? शैंपेन की बोतल और रोस्टेड चिकन दे जाओ। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, प्रकाश ने कहा। यस सर, वेट्रेस कहते हुए बाहर निकल गई। उसने जाते हुए दरवाजा बीड़ दिया था। तकरीबन 15 मिनट बाद उसके ऑर्डर की तामील कर दी गई। वेट्रेस ने मतलूबा चीजें टेबल पर सजा दी और मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। प्रकाश ने उठकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और सोफे पर हिना के करीब बैठ गया। उसने बोतल खोलकर दोनों गिलासों में शराब उंडेली और एक गिलास हिना की तरफ बढ़ा दिया। मम्मा मैं शराब नहीं पीती। हिना बौखला सी गई। आज तो तुम्हें पीनी पड़ेगी मेरी खातिर। प्रकाश ने एक हाथ उसके कंधे पर रखकर अपनी तरफ खींच लिया। हिना की साड़ी का पल्लू ढलक गया। पहले तुम पियो, हिना ने कहते हुए शराब का गिलास उठा लिया मेरे हाथ से। उसने गिलास प्रकाश के होंठों से लगा दिया। प्रकाश उसकी कुर्बत में दीवाना हुआ जा रहा था। वो गटागट शराब पीने लगा। हिना ने गिलास उस वक्त तक उसके होंठों से नहीं हटाया जब तक खाली न हो गया। हिना ने दूसरा गिलास उठा लिया। यह भी पी लो मेरी खातिर और यह भी मेरे हाथ से। हिना मुस्कुराई। तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी पी सकता हूँ। प्रकाश ने दूसरा गिलास भी खाली कर दिया। वो कोई आदि शराब नोश नहीं था। दोस्तों की महफिल में बैठकर कभी कभार पी लिया करता था, वो भी सिर्फ चंद घूंट। लेकिन उस वक्त शैंपेन के 2 गिलास अलग से उड़ेलने के बाद उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे रगों पैर में आग सी भड़क गई हो। उसका दिमाग झंझना उठा था। हिना ने गिलास में मजीद शराब उड़ेल ली, लेकिन इससे पहले कि वो गिलास उठाती प्रकाश ने उसे दबोच लिया। प्रकाश उसके कपड़े नोचने की कोशिश कर रहा था और हिना उससे बचने की कोशिश कर रही थी। अभी नहीं, हिना ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा। इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। मैं तुम्हारे पास हूँ और अभी सारी रात पड़ी है। तुम्हें देखकर किस काफिर से सब्र होता है। प्रकाश ने यह कहते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। लो ये एक गिलास और पी लो मेरे हाथ से। हिना ने गिलास उठा लिया। प्रकाश इस मर्तबा भी इनकार न कर सका और गटागट पूरा गिलास हलक में उड़ेल गया। अब शराब उसके दिमाग पर असर अंदाज होने लगी थी। उसने हिना के हाथ से गिलास लेकर दूर फेंक दिया और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। इस खींचातानी में उसे इस बात का होश न रहा था कि हिना के अलावा किसी और की तरफ तवज्जो दे सकता है। उसके होशो हवास तो शराबो शबाब ने सलब कर लिए थे। वो इस हकीकत से बेखबर था कि सामने वाली दीवार पर अवेज़ा तस्वीर में जो नीम उरिया लड़की करीब खड़े हुए गधे को देखकर पूरी तरह मुंह खोले हंस रही थी,
اس کے کھلے ہوئے منہ کی جگہ چھوٹا سا سوراخ پیدا ہو گیا تھا اور اس سوراخ میں سے ایک مووی کیمرے کا لینس جھانک رہا تھا۔ ہنا نے اس مرتبہ گلاس کا تکلف نہیں کیا، اس نے بوتل اٹھا لی۔ لو تھوڑی سی پی لو، چند گھونٹ میری خاطر، اس طرح کیا خاک مزہ آئے گا؟ میں باغی تو نہیں جا رہی، لو پیو۔ شراب کی بوتل پرکاش کے ہونٹوں سے لگ گئی۔ سیالے آگ کے چند اور گھونٹ رگوں میں لاوا سا بھرتے چلے گئے۔ اب شراب پوری طرح اس کے دماغ پر اثر انداز تھی، حواس بالکل ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ سنا ہے تم آج کل اسرائیلی سفارت خانے میں کام کر رہے ہو، ہنا نے کہا۔ ہاں، وہ یہودی بہت دولت مند ہیں، کمپنی سے 3 گنا زیادہ تنخواہ دے رہے ہیں، کمپنی سے بھی زیادہ تنخواہ ملتی ہے، عیش ہو رہے ہیں، پرکاش نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تم اس کے لیے کیا کام کرتے ہو جو وہ اتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ ہنا بولی۔ کام؟ پرکاش نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ وہ ہمارے ہندو لڑکوں کو دہشت گردی اور چھاپا مار جنگ کی ٹریننگ کے لیے اسرائیل بھیج رہے ہیں۔ دلی میں بھی انہوں نے اس قسم کی ٹریننگ دینے کا ایک کیمپ قائم کیا ہے۔ ٹریننگ دینے والے اسرائیلی ماہرین پرسوں رات کو دلی پہنچ رہے ہیں۔ دلی میں یہ کیمپ کہاں قائم کیا گیا ہے؟ ہنا نے پوچھا۔ تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ پرکاش نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں بھی چھاپا مار جنگ کی ٹریننگ لینا چاہتی ہوں، ہنا نے جواب دیا۔ او اچھا، تمہیں میں ٹریننگ دوں گا، آؤ۔ دور کیوں ہٹ رہی ہو؟ تمہارا یہ شریر کتنا خوبصورت ہے۔ دلی میں ٹریننگ کیمپ کس جگہ قائم کیا گیا ہے؟ ہنا نے پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا۔ جمنا کے کنارے، پرکاش بولا۔ لیکن لعنت بھیجو کیمپ پر، تم میرے قریب آؤ نا۔ اسرائیلی ماہرین پرسوں رات کس فلائٹ سے آ رہے ہیں؟ ہنا نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، تم دور کیوں؟ لو تھوڑی سی اور پیو۔ ہنا نے بوتل اٹھا کر اس کے منہ سے لگا دی۔ پرکاش نے جھٹکے سے بوتل منہ سے ہٹائی اور ہنا سے لپٹ گیا۔ ہنا بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کے چنگل سے چھڑا سکی تھی۔ اس نے دھکا دیا تو پرکاش قالین پر گر گیا۔ اب اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ شراب کی زیادتی نے اس کے حواس بالکل مختل کر دیے تھے۔ اس کے اعصاب بالکل مفلوج ہو کر رہ گئے تھے اور دماغ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ ہنا نے اس کی طرف دیکھا، اپنا حلیہ درست کیا اور اٹھ کر دروازے کا لاک کھول دیا۔ اس کے صرف 5 سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ وہ طارق اور دلشیر تھے۔ طارق عجیب سی نظروں سے ہنا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہنا اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی، ان انسان نما بیڑیوں کی چنگل سے وطن کی آزادی کے لیے میری سینکڑوں بہنیں عزت و ناموس سے محروم ہو چکی ہیں۔ مجھے اس عظیم مقصد کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑی تو گریز نہیں کروں گی۔ تم واقعی عظیم ہو ہنا۔ طارق اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ ہنا کمرے سے نکل گئی۔ طارق اور دلشیر نے قالین پر پڑے ہوئے پرکاش کو اٹھایا اور وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد وہ پرکاش کو اٹھائے ڈلہوزی ہاؤس کی اگبی طارق گلی میں نکل آئے۔ انہوں نے پرکاش کو دروازے کے ساتھ کھڑی ہوئی کار کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور وہ دونوں اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سٹیئرنگ کے سامنے دلشیر تھا۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی ایک جھٹکے سے حرکت میں آ کر تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گئی۔ پرکاش کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں بستر پر پڑا تھا۔ قریب ہی اس کے ماں باپ کھڑے تھے۔ اس کی چھوٹی بہن پونم بھی ایک طرف اداس کھڑی تھی۔ پونم کی عمر 21 سال تھی اور وہ بے حد حسین تھی۔ چند ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد پرکاش نے آنکھیں مچمچا کے اپنے اطراف میں دیکھا۔ اسے ہر چیز دھند میں لپٹی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ سر اس طرح بھاری ہو رہا تھا جیسے منو بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ وہ آنکھیں بند کر کے ہاتھوں سے کنپٹیاں مسلنے لگا۔ جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو چھائی ہوئی دھند چڑھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ چہرے جو چند لمحے پہلے دبیز دھند میں لپٹے ہوئے تھے آہستہ آہستہ واضح ہونے لگے، اور پھر اپنے سامنے باپ کا چہرہ دیکھ کر وہ جیسے پوری طرح ہوش میں آ گیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پتا جی آپ؟ وہ ہکلا کر رہ گیا۔ وہ اپنے باپ سے بے حد ڈرتا تھا اور ان کے سامنے کبھی شراب تو کیا سگریٹ تک نہیں پیا تھا۔ ہوش آ گیا صاحبزادے کو؟ اس کے باپ کے منہ سے غراہٹ سی نکلی۔ شرم نہیں آتی تمہیں باپ کی عزت اس طرح گندی نالیوں میں رلاتے ہوئے؟ معاف کر دیجیے پتا جی، پرکاش شکلایا۔ دوستوں نے زبردستی پلا دی، مگر مجھے یہاں کون لایا تھا؟ میں تو لاتا کون؟ رائے صاحب پھر غرائے، تمہارے وہ نہن جار دوست ہی چھوڑ گئے ہوں گے۔ دروازے کے سامنے گندی نالی میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر محلے کا کوئی آدمی تمہیں اس طرح نالی میں پڑے ہوئے دیکھ لیتا تو میری کیا عزت رہ جاتی؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ 1 ماہ بعد تمہاری بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ اگر اس کے سسرال والوں کو تمہاری ان حرکتوں کا پتہ چل گیا تو وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئے، پھر بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اپنے لاڈلے کو سمجھاؤ، آئندہ اگر اس نے شراب کو ہاتھ لگایا تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ معاف کر دیجیے پتا جی، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ میرے دوستوں نے، جہنم میں گئے تمہارے دوست۔ رائے صاحب نے ڈانٹتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ آئندہ میں اس قسم کی کوئی حرکت برداشت نہیں کروں گا، رائے صاحب کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ماں دیر تک پرکاش کو سمجھاتی رہی اور پرکاش سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا، اور جب ماں اور پونم بھی کمرے سے چلی گئیں
तो उसने सर उठाकर सामने दीवार पर लगे हुए क्लॉक की तरफ देखा। 3:15 बज रहे थे। रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। वो रात के बारे में सोचने लगा। वो हिना के साथ डलहौजी हाउस में था और फिर उसे वो सब याद आ गया जो डलहौजी हाउस के बंद कमरे में हुआ था। उसने खूब शराब पी थी और शायद शराब पीकर ही हवास खो बैठा था, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो घर कैसे पहुंचा। मुमकिन है हिना उसे घर के दरवाजे पर छोड़ गई हो और वो नाली में गिर पड़ा हो, जहां से उसके घर वालों ने उसे उठाया हो। वो एक बार फिर हिना के तस्वुर में खो गया। रात को एक कमरे में बंद होने के बावजूद वो नाकाम रहा था। रात धीरे धीरे बीतती रही। प्रकाश अपनी चारपाई पर करवटें बदलता रहा। रात के बाकी हिस्से में वो एक लम्हे को भी आंख नहीं झपक सका था। उसके जहन में बार बार हिना का तस्वुर उभर रहा था। वो हिना के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो कौन थी, कहां से आई थी और इतनी जल्दी उससे बेतकल्लुफ क्यों हो गई थी। गुलाबदीन की मां ने बताया था कि वो उस फैक्ट्री के मालिक की सेक्रेटरी है जहां गुलाबदीन को नौकरी मिली थी और वो गुलाबदीन का पैगाम लेकर आई थी। लेकिन गुलाबदीन की मां ने यह नहीं बताया था कि उसे किस फैक्ट्री में नौकरी मिली थी और ना ही उसने हिना से पूछा था कि वो कहाँ काम करती है। सुबह की रोशनी तुलू होते ही प्रकाश बिस्तर से निकल आया। उसका सर अभी तक बोझल हो रहा था। रात भर जागने से फिसलमंदी भी थी। वो बिस्तर से निकलते ही बाथरूम में घुस गया। सर्दी के बावजूद उसने ठंडे पानी से गुस्ल किया, जिससे उसे खासा सुकून मिला। वो बाथरूम से निकला ही था कि पूनम चाय का कप ले आई। वो रोजाना तकरीबन इसी वक्त उठता था और पूनम ही उसके लिए बेड टी लेकर आया करती थी। चाय पीने के बाद प्रकाश ने लिबास तब्दील किया और खामोशी से घर से बाहर निकल गया। उसका रुख गुलाबदीन के घर की तरफ था। जब वो गुलाबदीन के घर पहुंचा तो उसकी मां नाश्ता करने के बाद बावर्ची खाने में बैठी बर्तन धो रही थी। अरे प्रकाश, तुम इतनी सुबह खैरियत तो है? मां ने उसे देखते ही पूछा। गुलाबदीन कहाँ है माँ जी? प्रकाश ने पूछा। वो तो कंपनी के काम से अमृतसर गया हुआ है। कल शाम को हिना यही तो बताने आई थी कि वो 2-3 दिन बाद वापस आएगा। माँ ने जवाब दिया। गुलाबदीन को किस फैक्ट्री में नौकरी मिली है और हिना कौन है? प्रकाश ने पूछा। ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन हिना फैक्ट्री के मालिक की सेक्रेटरी है, माँ ने कहा। लेकिन कौन सी फैक्ट्री? क्या हिना ने भी नहीं बताया? नहीं बेटा, उसने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? रात को सोए नहीं? माँ ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ जी, रात को नींद नहीं आ सकी। मैं शाम को आऊंगा, प्रकाश कहते हुए बाहर निकल गया। घर पहुंचकर उसने नाश्ता किया और दफ्तर रवाना हो गया।